अच्छा स्टूडेंट्स, सेम हैंड आउट की हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और बातों को आगे मज़ीद बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 82 तक हम पहुंच चुके हैं। अच्छा 81 भी मेरे ख्याल में क्वेरी लिस्ट में है, 81 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 81 जो है वो पिछले सवालों से मिलता जुलता है और ये ऐसा सवाल है जैसा पेपर में आया करता है। देख लेते हैं इसको। प्रोजेक्ट ए विल गिव कैश इनफ्लोज ऑफ 1000, 2000 and 3000 in first, second and third years, and project B will give 4000, 5000, 6000 and 7000 in 4 years respectively. Find rate of discount at which NPV of both the investments are same. यानी कि वो डिस्काउंटिंग का रेट ढूंढो जहाँ पर दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए इज इक्वल्स टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी। तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ा आसान सवाल है। आपने दो इक्वेशंस बनानी है। आपने एक साइड पर प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू रखनी है, एक साइड पर प्रोजेक्ट बी की नेट प्रेजेंट वैल्यूज रखनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, और यहाँ पर भी होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अच्छा आउटफ्लोज दोनों जगह पर नहीं है, यानी कि फिर हम इक्वेट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज प्रोजेक्ट ए के इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज प्रोजेक्ट बी के। प्रोजेक्ट ए के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे आएंगे? 1000 फर्स्ट ईयर पर आना है तो 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई ईयर 0 पे लेकर आने के लिए। 2000 ईयर 2 पर रिसीव होना है तो 2000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 2। 3000 ईयर 3 पर रिसीव होना है तो 3000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर 3। ये आ गए हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज प्रोजेक्ट ए वाले। प्रोजेक्ट बी के क्या होंगे? 4000 ईयर 1 पर आने हैं, 5000, 6000, 7000 ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3 और ईयर नंबर 4 पर आने हैं, तो उनकी रिस्पेक्टिव डिस्काउंटिंग्स करी और दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। हम 82 पर चलते हैं। अच्छा 82 मैं क्वेरी लिस्ट को साथ साथ अगर चेक करता जाऊँ तो 82 जो है वो किसी की भी क्वेरी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है 86। नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही है मेरे ख्याल में वो है 85 भी है। तो हम 85 को फिर 86 को देखते हैं। 85 को हम देखते हैं। 85 जो है उसमें लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी बिकमिंग CEO आर 4/9, 2/9 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। ए की, बी की और सी की CEO बनने की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इफ ए बी एंड सी बिकेम अ CEO आर 3/10, 1/2 एंड 4/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। अच्छा तो हम इसके लिए ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं। ट्री डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि ए CFO बन सकता है, 4/9 प्रोबेबिलिटी है। बी बन सकता है 2/9 प्रोबेबिलिटी है। सी बन सकता है 1/3 प्रोबेबिलिटी है। ए CFO बन जाए और नया प्रोडक्ट लॉन्च करे 3/10 प्रोबेबिलिटी है। नया प्रोडक्ट लॉन्च ना करे 7/10 प्रोबेबिलिटी है। बी CFO बन जाए, CEO बन जाए और नया प्रोडक्ट लॉन्च करे 1/2 प्रोबेबिलिटी है। ना लॉन्च करे 1/2 प्रोबेबिलिटी है। और CEO बन जाए और नया प्रोडक्ट लॉन्च करे 4/5 प्रोबेबिलिटी है। नया प्रोडक्ट ना लॉन्च करे 1/5 प्रोबेबिलिटी है। अब इससे बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि हम देखेंगे ए CFO बन जाए और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, या बी CFO बन जाए और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, या सी CFO बन जाए और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे। यानी कि हमारा आंसर मैं वर्बली बता दूं 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/10 प्लस 2/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 ऐसे आएगा। ठीक है। अच्छा 85 के बाद अगली जो क्वेरी है वो है 86। तो 86 देख लेते हैं। 86 में लिखा हुआ है फ्रॉम अ सेल्स फोर्स ऑफ 300 पर्सन्स, 300 लोगों की सेल्स फोर्स है। ठीक है। वन विल बी चूजन टू अटेंड इंटरनेशनल मीटिंग। इसमें से आप एक बंदे को सेलेक्ट करोगे, 300 में से एक को। 104 आर अनमैरिड। ये जो टोटल 300 लोग हैं, इन 300 लोगों में से 104 अनमैरिड है।
तो 196 मैरिड होंगे एंड 144 आर ग्रेजुएट्स। अच्छा, तो 144 जो है ना वो ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि देखो टेबल कुछ यूं बनेगा कि एक जगह पे मैरिड अनमैरिड लिख दो, एक जगह पे ग्रेजुएट्स एंड नॉन ग्रेजुएट्स लिख दो। टोटल 300 लोग हैं ये मालूम है, ठीक है ना, और आपको ये मालूम है कि 104 जो है ना वो अनमैरिड है, तो बाकी कितने हो गए 196, वो क्या होंगे मैरिड होंगे। 144 आर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स टोटल कितने हैं 144, 3/4 ऑफ एंड 3/4 ऑफ अनमैरिड आर ग्रेजुएट्स, और जितने अनमैरिड होते हैं यानी कि 104 उसका 3/4, 104 का 3/4 यानी कि 78 जो है वो अनमैरिड ग्रेजुएट्स होते हैं। टोटल 144 ग्रेजुएट्स हैं, 78 अनमैरिड ग्रेजुएट्स हैं, तो बाकी 66 ग्रेजुएट्स मैरिड होंगे। अच्छा, अब आपको ये भी मालूम है ना कि देखो ये मैरिड टोटल 196 हैं, उसमें से 66 ग्रेजुएट्स हैं, तो जो ग्रेजुएट्स नहीं हैं वो कितने होंगे 196 माइनस 66 विच इज़ 130। इसी तरह से अनमैरिड टोटल जो है ना वो 104 है, टोटल अनमैरिड 104 हैं, 104 में से 78 जो है वो ग्रेजुएट्स हैं, तो बाकी 26 बच गए, वो क्या होंगे नॉन ग्रेजुएट्स होंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इफ कंपनी प्लान्स टू सेंड अनमैरिड पर्सन, अगर कंपनी ने ये प्लान कर लिया कि हम अनमैरिड पर्सन को ही जो है ना वो काम पे भेजेंगे, अनमैरिड पर्सन को भेजेंगे, यानी कि ये वाली लाइन यानी कि 104। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ नॉट अ ग्रेजुएट, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रेजुएट नहीं है, तो अनमैरिड 104 है, उसमें से मैं सेलेक्ट करूँ 26 नॉन ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं अनमैरिड में से किसी को सेलेक्ट करूं और वो ग्रेजुएट ना हो, 26/104। ठीक है, तो ये 86 हो गया। अच्छा, 86 के बाद अगली क्वेरी मेरे पास 87 आ रही है, 87 देख लेते हैं। 87 में लिखा हुआ है, चले मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका डायग्राम भी आप लोगों के साथ साथ बनाता रहता हूँ। 87 अगली क्वेरी है हमारी, A credit rating firm rates the companies for the benefit of the investors. A credit rating firm rates the companies for the benefit of the investors. यानी कि वो कंपनीज को रेटिंग देती हैं, सबसे अच्छी कंपनी, उससे बुरी कंपनी, उससे बुरी कंपनी। It is found that 41% of rated companies got a good rating. ठीक है ना, यानी कि जो जिन कंपनीज़ को मैंने रेटिंग दी थी 41% कंपनीज जो है ना उनकी गुड रेटिंग थी, तो बाकियों की क्या होगी बैड रेटिंग होगी 59% की। एंड दैट 51% ऑफ रेटेड कंपनीज, इन रेटेड कंपनीज का 51% डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट्स। ठीक है ना, यानी कि जो हमारी रेटेड कंपनीज हैं, it is found that 41% of rated companies got a good rating and that 51% of rated companies defaulted in making payments. जितनी कंपनी की मैंने रेटिंग करी थी उसमें से 51% कंपनीज जो है ना उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया। If a company has a good rating, the probability of its defaulting is only 2%. अगर कोई कंपनी गुड कंपनी होती है और वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, अगर कोई कंपनी गुड कंपनी होती है और वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2% है। तो अगर कोई कंपनी गुड कंपनी हो और वो डिफ़ॉल्ट ना करे, नो डिफ़ॉल्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 98% होगी। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी हु हैज़ डिफ़ॉल्टेड वाज वन हु हैड बीन गिवन गुड रेटिंग। अच्छा, अब एक और चीज़, ये 51% क्या है, ये बोलते हैं जितनी भी कंपनीज थी ना जिनकी मैंने रेटिंग करी उसमें से 51% कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया। अब देखो मैंने यहाँ पर गुड कंपनीज 41 है, बैड कंपनीज 59 है। ठीक है, उसने बोला है कि डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, वो 51% है। तो डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, गुड डिफ़ॉल्ट कर जाए या बैड हो और डिफ़ॉल्ट कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 51% दी हुई है। अब गुड डिफ़ॉल्ट कर जाए यानी कि 41% मल्टीप्लाइड बाई 2%, बैड डिफ़ॉल्ट कर जाए यानी कि 59% मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू 51%। ठीक है, अच्छा तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.41 इंटू 0.02, 0.51 डिवाइडेड बाय आंसर
सॉरी माइनस करना था, 0.41 इंटू 0.02, 0.51 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.59, जो x की वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है 85%। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी बैड कंपनीज़ हैं उसमें से डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनीज़ 85% होंगी और ना डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनीज़ जो है ना वो 15% होंगी। ठीक है ना। अच्छा, टेबल एक और तरह से भी बनाया जा सकता है। एक तो ये तरीका हो गया जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब हमारे पास जब ये आंसर आ गया, इसमें बोले व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी हु हैज़ डिफॉल्टेड वाज वन हु हैड बीन गिवन गुड रेटिंग। हु हैज़ डिफॉल्टेड का मतलब ये हो गया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि डिफॉल्टेड में से गुड रेटिंग और डिफॉल्ट वाली कंपनीज कितनी हैं, तो 0.51 नीचे और ऊपर गुड एंड डिफॉल्ट। ठीक है। अच्छा, अगर ये ट्री डायग्राम यहाँ पे बनाना मुश्किल हो रहा है तो इसको एक और तरह से भी समझा जा सकता है। इस सवाल को मैं एक और तरह से भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि ये कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है ना। देखो, हम कुछ कंपनीज़ की रेटिंग कर रहे हैं और वो कंपनीज जो है ना वो गुड भी हो सकती हैं और वो बैड भी हो सकती हैं। एज्यूम कर लो कि टोटल 100 कंपनीज हैं, सही है। अब वो बोलते हैं कि जब मैंने रेटिंग करी ना तो 41% कंपनीज जो है ना वो गुड थी, तो बाकी 59% क्या होंगी, ख़राब होंगी। यानी कि अगर 100 कंपनीज है तो 41 गुड होंगी और 59 क्या होंगी, बैड होंगी। फिर उसने ये बोला है कि इट इज़ फाउंड दैट 41% ऑफ रेटेड कंपनीज गॉट अ गुड रेटिंग, ये तो हो गया, एंड दैट 51% ऑफ रेटेड कंपनीज डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट्स। कुछ कंपनीज डिफॉल्ट करेंगी, कुछ कंपनीज डिफॉल्ट नहीं करेंगी, नो डिफॉल्ट। ठीक है। अगर टोटल 100 कंपनीज हैं, अगर टोटल 100 कंपनीज हैं, अगर टोटल 100 कंपनीज हैं तो 51 डिफॉल्ट करेंगी, बाकी जो बच गई 49 वो डिफॉल्ट नहीं करेंगी। फिर वो बोलता है कि इफ़ अ कंपनी हैज़ अ गुड रेटिंग, अगर किसी की गुड रेटिंग है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट डिफॉल्टिंग इज ओनली 2%, तो 2% चांसेस है कि वो डिफॉल्ट करेगी। यानी कि अगर गुड रेटिंग वाली 41 कंपनीज हैं तो इसमें से 2% कंपनीज डिफॉल्ट करेंगी, यानी कि 0.82 डिफॉल्ट करेंगी। ठीक है। तो 51 में से माइनस कर दो 0.82, यानी कि 50.18 वो कंपनीज होंगी जो बैड कंपनीज होंगी और डिफॉल्ट करेंगी, 0.82 वो कंपनीज होंगी जो गुड कंपनीज होंगी और डिफॉल्ट करेंगी आउट ऑफ 51। इस तरह का चार्ट बना लो। अब जब ये आपने चार्ट बना लिया, उसने ये पूछा था कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कंपनी जो डिफॉल्ट करे वो गुड कंपनी हो, तो 0.82 डिवाइडेड बाई 51 से आंसर निकाल लो जो कि 0.016 आता है। ये दूसरा तरीका है टेबल वाली अप्रोच, इसमें आप टेबल बना सकते हो। सही है। अच्छा, 87 के बाद अगली क्वेरी है 89, 88 तो नहीं है, 89 है अगली क्वेरी। ठीक है, 89 पर चलते हैं। 89, अच्छा जी 89 देख लेते हैं। बोलते हैं अ कंपनी ओन्स 2 मशीन्स, एक कंपनी है उसके पास 2 मशीन्स है। मशीन ए प्रोड्यूसेस रेड टॉयज वेयर मशीन बी प्रोड्यूसेस ब्लू टॉयज। तो आप इसके लिए बॉक्स बना लो ना। लेट्स से ये मशीन ए है जो कि रेड टॉयज बनाती है और फिर मशीन बी है जिसके टॉयज जो हैं वो ब्लू टॉयज हैं। ठीक है। A company owns 2 machines. Machine A produces red toys whereas machine B produces blue toys. Defective units produced by machine A and B average 25% and 30% respectively, and their daily production is 20 and 30 units respectively. यानी कि तुम यूँ समझ लो कि एक मशीन A है जो कि रेड टॉयज बनाती है, एक मशीन B है जो कि ब्लू टॉयज बनाती है। इसके टॉयज जो है वो डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि मशीन ए जो है ना वो टोटल पूरे दिन में 20 टॉयज बनाती है और मशीन बी जो है ना टोटल पूरे दिन में 30 टॉयज बनाती है। ठीक है। यानी कि टोटल 50 टॉयज हैं, 20 जो है वो मशीन ए पे बने, 30 जो है वो मशीन बी पे बने। फिर इसे लिखा हुआ है कि डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड बी आर एवरेज 25 एंड 30% रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर मशीनें ने 20 चीज़ें बनाई हैं ना तो 20 में से 25%, यानी कि जो 5 चीज़ें होंगी वो डिफेक्टिव होंगी, और अगर 5 चीज़ें डिफेक्टिव होंगी तो 15 चीज़ें क्या होंगी, गुड होंगी। अच्छा, मशीन बी ने अगर 30 चीज़ें बनाई हैं तो 30 में से 30%, यानी कि 9 चीज़ें जो है वो डिफेक्टिव होंगी
और 21 चीज़ें क्या होंगी, वो गुड होंगी। ठीक है, तो 5 + 9 डिफेक्टिव कितने हो गए, 14, और गुड कितने हो गए, 15 + 21 यानी कि 36। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना वो ब्रेक हो रही हैं, सही है ना। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें ब्रेक हो गई भाई, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये बोलता है कि इफ़ द डेली प्रोडक्शन इज़ मिक्स्ड, यानी कि तुमने इन 50 के 50 टॉयज़ को एक साथ मिक्स कर दिया। अब इसमें से कुछ ए पे बने, कुछ बी पे बने, कुछ डिफेक्टिव है, कुछ गुड है। एंड 3 टॉयज़ आर सेलेक्टेड एट रैंडम, और 3 चीज़ें तुमने रैंडमली सेलेक्ट करी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक चीज़ पिक कर लोगे तो दूसरी फिर जब पिक करोगे तो पहली पिक कर चुके होगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टॉय इज अ डिफेक्टिव यूनिट, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जो पहली चीज पिक करो वो डिफेक्टिव हो। द सेकेंड टॉय इज नॉट डिफेक्टिव, जो दूसरी चीज पिक करो वो नॉट डिफेक्टिव हो। वेयर इज द थर्ड टॉय इज डिफेक्टिव एंड ऑफ ब्लू कलर, तीसरा जो टॉय हो ना वो डिफेक्टिव और ब्लू कलर का हो। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अच्छा सवाल है। देखो इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है, पहले इसकी लॉजिक बता दूं। देखो डिफेक्टिव टॉयज जो है ना वो 2 तरह के, एक तो रेड कलर के डिफेक्टिव है, एक ब्लू कलर के डिफेक्टिव है। अच्छा, इसने हमें जो कंडीशन दी है वो बोला है कि यार इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि पहला टॉय जो है ना वो डिफेक्टिव हो, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, दूसरा नॉट डिफेक्टिव हो, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, तीसरा डिफेक्टिव एंड ब्लू कलर का हो। अब ये जो तीसरी वाली कंडीशन है ना, जरा इस पे गौर करना, तीसरा डिफेक्टिव और ब्लू कलर का, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना ये इस पर डिपेंड करती है कि पहला डिफेक्टिव क्या था। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं ये कहता हूं यार पहला जो मैंने डिफेक्टिव पिक किया ना वो रेड था, तो रेड कलर का डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/50। दूसरा जो पिक किया ना वो नॉट डिफेक्टिव था, नॉट डिफेक्टिव कितने हैं, 36, तो 36/49, बिकॉज एक टॉय जब मैंने निकाल लिया तो अब 50 नहीं बचे। तीसरा डिफेक्टिव हो और ब्लू कलर का हो, अब आपने पहला जो डिफेक्टिव निकाला है वो रेड वाला डिफेक्टिव निकाला है, तो तीसरा डिफेक्टिव और ब्लू कलर का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/48। लेकिन अगर आपने पहला डिफेक्टिव ब्लू कलर का निकाला होता तो आपका आंसर जो बनता वो होता 9/50 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा तो नॉट डिफेक्टिव हो, चाहे वो ब्लू हो चाहे वो रेड हो, यानी कि 36/49, और फिर तीसरा डिफेक्टिव और ब्लू कलर का, अब इसकी प्रोबेबिलिटी 8/48 होगी। तो आप जब ये कैलकुलेट करोगे कि डिफेक्टिव हो फिर नॉट डिफेक्टिव हो फिर डिफेक्टिव एंड ब्लू कलर हो, तो आप अपने सवाल को 2 हिस्सों में बांटोगे, डिफेक्टिव रेड आया, नॉट डिफेक्टिव आया, डिफेक्टिव एंड ब्लू आया, डिफेक्टिव ब्लू आया, नॉट डिफेक्टिव आया, डिफेक्टिव एंड ब्लू आया। सर हम पहले वाले को 2 हिस्सों में बांट क्यों रहे हैं, हम ये 2 वर्किंग्स क्यों कर रहे हैं, उसने तो हमें ये बोला था डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लू हो, हम एक साथ वर्किंग नहीं कर सकते। इसलिए एक साथ वर्किंग नहीं कर सकते बिकॉज ये जो पहली चीज़ है इससे ये तीसरी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो जुड़ी हुई है, तो हमें 2 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। पहला डिफेक्टिव रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से तीसरी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, तो मैंने 2 चीज़ों को अलग अलग 2 प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट किया, डिफेक्टिव रेड, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ब्लू, डिफेक्टिव ब्लू, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ब्लू, और फिर उन दोनों को ऐड किया। तो सर नॉट डिफेक्टिव के लिए ऐसा क्यों नहीं किया कि नॉट डिफेक्टिव रेड और नॉट डिफेक्टिव ब्लू, इसलिए क्योंकि वो जो भी होता ना उससे तीसरी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ने चेंज नहीं होना होता, इसलिए हमें इस वर्किंग को 2 में ब्रेक करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा 89 के बाद मैं देखता हूँ कि और कोई क्वेरी है। अच्छा 89 के बाद किसी को कोई क्वेरी नहीं है, तो ये पूरी मैंने जो है आपकी जितनी भी क्वेरीज थी वो रिजॉल्व करवा दी हैं। ठीक है, अब आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख लें और फिर मज़ीद वीडियो लेक्चर्स भी इंशाल्लाह मैं आज ही अपलोड करूँगा।